तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदुस्तान का संविधान जब लिखा जा रहा था तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइम्स थे वो। अगर एक तरफ देखा, काफी डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। डिफिकल्ट टाइम्स इस वजह से क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है, वो डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या होगा आगे, कैसा होगा, और दूसरी तरफ पार्टीशन उसी टाइम पे डिक्लेयर हो गया 1945-46 के आसपास। जैसे ही यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कि अब एक संविधान की तरफ हमें बढ़ना है, वैसे ही यहाँ पार्टीशन डिक्लेयर हो जाता है। और पार्टीशन एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था सब लोगों के लिए, क्योंकि पार्टीशन में बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोगों ने अपने घर खोए, जिंदगियां तबाह हुई बहुत लोगों की, और लाखों लोग मारे गए और डिस्प्लेस हुए, रिफ्यूजी बनके। यहाँ हिंदुस्तान से न जाने कितने लोग रिफ्यूजी बनके पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान से न जाने कितने रिफ्यूजी बनके यहाँ हिंदुस्तान में आए। तो इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना और ये सब दिक्कतें चल रही थी। और जितना माहौल उस टाइम खराब होता है, मूड जितना लोगों का खराब होता है कि सुन के पढ़ के कि अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और इसी टाइम पे देश में काफी सारे राइट्स भी चल रहे थे, बहुत जगह दंगे चल रहे थे। तो ये सब पूरा सीन था। ये सब इस तरीके से जितना जिससे जो बन पड़ रहा था कि अपना थोड़ा बहुत सामान बस लेके और चल रहे हैं। कितनी बार इस तरीके के जो काफिले हैं, कितनी बार इनको लूटा था, लूटपाट मारपीट सब ये इन्होंने झेला है सब लोगों ने, यहाँ से वहां जाते वक्त भी, वहां से यहाँ आते वक्त भी। दरिंदगी में कोई कम नहीं था। खैर, तो ये सब चीजें थी कि करीब करीब 10 लाख लोग की मौत हुई थी, किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ये सीन था पार्टीशन का। और इसी के साथ साथ एक दूसरा चैलेंज हिंदुस्तानियों के आगे ये था कि अगर अंग्रेजों का टाइम अगर देखा जाए तो ये जितने भी रेड कलर के एरियाज हैं ये हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, और येलो कलर के एरियाज ये सब प्रिंसली स्टेट्स। जो 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि अब हम और ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो इन्होंने बरकरार रखा अपने जो जितने एरिया इन्होंने जीत रखे थे वो अपने पास रखे। और प्रिंसली स्टेट्स भले इनका पूरा कंट्रोल है लेकिन फिर भी उनके हिसाब से थे कि ये राजाओं की संपत्ति है। तो जब चुनाव करवाने होते थे तब भी ये लोग कहा करते थे कि ये चुनाव तो हम सिर्फ अपने राज्य में करवा सकते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां पे हम क्या करें। तो इस तरीके से इनका पूरा सिस्टम चलता था। प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में थे, सबके ऊपर सब्सिडियरी अलायंस था। लेकिन फिर भी ये अंग्रेज लोग एक शोकेस के तौर पे इन्हें रखते थे, और बाद में इन्होंने इन सबको ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरीके से आजाद हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें कहाँ जाना है। ये हिंदुस्तान का भी हिस्सा बन सकते हैं, ये पाकिस्तान का भी हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो आजाद रह सकते हैं, और अगर चाहें ये आपस में यूनियन आके एक दूसरा कोई देश आपस में यूनियंस बना के, ये सब चीज की पूरी आजादी इनको दे रखी थी। तो एक तरफ ये भी काम था, एक बहुत मुश्किल काम, जिस चीज को हम कहते हैं द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ना। तो ये भी एक चैलेंज था, और इस चैलेंज के हिसाब से चल रहा था, जिससे जो बन पड़ रहा था कर रहा था। हिंदुस्तान के सेंस में अगर देखा जाए तो एक हमारे साथ बेनिफिट बहुत बड़ा ये हुआ कि बाकी देशों के कंपैरिजन में यहाँ पे एक कंसेंसस था हमारा देश कैसा होना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये इवॉल्व हुआ। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इसी के दौरान ये जो स्ट्रगल टू रीजुविनेट अवर कंट्री ये भी चल रहा था। रीजुविनेट अवर कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी, कि सिर्फ हमें अंग्रेजों को हटा देना काफी नहीं है कि हम अंग्रेजों को हटा दें, लेकिन अंग्रेजों को हटाने के बाद हमें कैसा समाज बनाना है कि वो सबके लिए बराबर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व रहेंगी, किन लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, औरतों का क्या होगा, इन सब चीजों के मामले में। अब जैसे हम देखते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और बाकी जो अलग जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, इन लोग ने एक बेसिक ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो एक बेसिक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने बनाया था, और ये था 1928 मोतीलाल नेहरू के अंडर।
और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की भी मांग करी थी, और इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांग आप मान लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं और हमारी ये सब डिमांड्स नहीं मानते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानी इनकी। इधर इनका ये काम चलता रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ड्राफ्ट बनाने का। आगे चल के 1931 यहाँ पे हिंदुस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक चीज होती है कराची सेशन, जिसे हम कहते हैं। ये कराची सेशन के अंडर पहली बार एक फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रस्तावना दी, और ये था अंडर जवाहरलाल नेहरू। मतलब लीडरशिप तो पटेल की थी, कराची सेशन को लीड किया था पटेल ने, और इसमें बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल था नेहरू और बोस का। ये लेफ्ट लीनिंग लीडर्स थे जो कि हिंदुस्तान में चाहते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हो, सबके हक अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स हों, और ये सब पूरा सिस्टम हो। और इस सब के चलते कि जब एक संविधान परिकल्पना हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए उसकी बन रही है, इस सब के चलते जब एक्चुअली में संविधान बनाने का टाइम आया तो ज्यादा लड़ाई नहीं हुई और ज्यादा ये उथल पुथल नहीं हुई कि एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि पहले से ही ये चीजों का एक बेस बनता चला जा रहा है कि हम, जैसे यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दिया था कि हम जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे चलेगा, कि 18 साल से उम्र के ऊपर का कोई भी इंसान हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब कोई भी जात हो, वो वोट दे के फैसला कर सकता है कि राज कौन करेगा। सबको पढ़ाई करने का अधिकार है, सबको अधिकार है कि कोई भी काम कर सकते हैं, और पूरा अदालतों का सिस्टम है। तो इस तरीके से पूरा एक किस तरीके का भविष्य का हिंदुस्तान होगा उसकी परिकल्पना हो चुकी, और यही चीज कहा गया इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो इन्होंने किया। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, कि अब बराबरी दी जाएगी सबको, और प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जितने लोग संख्या में कम हैं उन लोग को भी अधिकारों का रक्षा करी जाएगी, और इनको भी पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हिंदुस्तान में ये आगे बढ़ सकते हैं, अपनी नई अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और जैसे जैसे सोशल लैडर में ऊपर जाएंगे ये प्रॉस्पेरस भी होते चले जाएंगे। सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई, कहीं किसी को मना नहीं किया जाएगा कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और एक और चीज, इन सब के अलावा एक और जो फायदा हुआ हिंदुस्तान के मूवमेंट में, ये था फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे इस चीज का एग्जाम्पल क्या कि सरकार चलाने का जो एक तजुर्बा होता है कि एक्चुअली आप गवर्न कैसे करते हैं, ये तजुर्बा भी हिंदुस्तान को मिल गया था। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल, ये तो पहले से आ गई चीजें, इसमें इस चीज का जिक्र नहीं आया है। फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के सेंस में जैसे मैं आपको बताता हूं, तो हिंदुस्तान के लोग हमेशा ये जरूर कहते रहे कि हमें भी यहाँ पे हक मिलना चाहिए, कि हमें भी पार्टिसिपेशन मिले सरकार में। तो अगर हम देखते हैं कि काउंसिल इलेक्शंस शुरू हुए, और काउंसिल इलेक्शंस होने के बाद कह लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग टाइम पे चुनाव होते रहे, और हर टाइम के साथ जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, रानी लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। और मेजर तौर पे अगर देखा जाए तो 1937 ये एक बड़ा इवेंट था। यहाँ पे आम चुनाव हुए, सेंटर की भी गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस की भी गवर्नमेंट बनी, प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस हुए, और कांग्रेस ने ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती। तो यहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस के लोग नेता बने और इन्होंने काम करना शुरू किया। तो जो लोग, जो पुलिस वाले या फिर जो अधिकारी लोग जो इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझते थे, अब यही कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, यही मतलब यही कांग्रेस के लोग उन ऑफिसेज में बैठे हैं जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
तो कह लीजिए ये कांग्रेस को ये भी एक बहुत तजुर्बा मिला कि एक्चुअली सरकार कैसे चलाते हैं। ये लोग यहाँ पे चुन के आते हैं और एक्चुअली में सरकार चला के दिखाते हैं यहाँ पे। और ये काम वैसे 2 साल किया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन सब ने रिजाइन दे दिया, उसकी अलग कहानी है। ठीक है, तो यहां से इनको ये था फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सरकार कैसे चलती इन्होंने बहुत करीब से देखा था, और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है ये सब चीजें इन्होंने देखा था। और इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे सब लीडर्स इंस्पायर्ड थे बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ इसके आइडियल से कि किस तरीके से क्रांति होती है और हो सकती है। और इसके अलावा बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, ये सब जो इवेंट्स पहले के हो गए इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हिंदुस्तान के संविधान का एक और फायदे के सेंस में अगर बताएं, यहाँ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हुआ रशिया से 1917, तो यहाँ से इन्हें बहुत कुछ इंस्पायर्ड हुए। तो इन्हें ये इस चीज का बेनिफिट मिला कि पहले वो काम बहुत लोग कर चुके थे। तो जब हिंदुस्तान का संविधान बनना था तो इन्होंने दुनिया के सब जितने भी संविधान उस टाइम पे बन चुके थे सबको स्टडी किया, सबके लूप होल्स देखे, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हैं, और उन चीजों का बेनिफिट मिला। होता है ना कि स्टार्टिंग में आप ट्राई करते हैं, जो बाद में आते हैं उसको पता होता है कि पहले के लोगों ने क्या किया, क्या गलतियां हैं, वो सब गलतियां यहाँ पे सुधारी गई। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान का अगर बेनिफिट के सेंस में जैसे हमने क्या क्या देखा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस फ्रीडम स्ट्रगल में हर तबके के लोग थे, हर तरह के लोग थे, हर धर्म, हर कास्ट, आदमी औरत, अमीर गरीब, हर तरह के लोग थे, तो यूनिफाइड फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा। इसके बाद हमारे पास क्या फायदा था, फैमिलियरिटी विद गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार चलाने का तजुर्बा, और एक्चुअली एज अ टीम कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों का तजुर्बा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा के तौर पे जो पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, या ह्यूमन इवेंट्स, और इसमें चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, ये क्या हुआ इसमें, आगे क्या इसका नतीजा आया, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे यूएसए ने किस तरीके से वहां अपना संविधान बनाया, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर कैसे हो रहा है, अच्छा अदालतें किसके अंडर आ रही हैं, अच्छा इस सिस्टम में ये गड़बड़ी है। जैसे जर्मनी का संविधान था, आर्टिकल 48 लगाया और सारी पावर्स हटा लेते हैं, तो उसका कितना मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि अगर ऐसा कर दिया गया तो इतने दिन के अंदर ये होना है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी की मान लीजिए डेथ होती है, तो इतने टाइम से पहले बनना है, अगर नहीं बनता तो ये सिस्टम अपने आप काम करेगा। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं, वो सिस्टम एक टाइम के बाद वो अपने आप, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो करने लग जाएंगे। तो ये सब चीजों का हमें बहुत बेनिफिट मिला। इसके बाद अब जैसे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो ये ड्राफ्ट किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिनको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑब्वियसली जो इलेक्शंस होते थे, जो प्रोविंसेस में लोग खड़े होते थे, जो चुन के आए, उन्हीं में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग चुने गए। अब ये चीज इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुए थे, 1946 में, और इसकी पहली मीटिंग हुई थी इन दिसंबर 1946। और पहली मीटिंग के थोड़े टाइम के बाद ही कह लीजिए, ये सब उसी टाइम के आसपास का सब फोटोग्राफ्स हैं। पहली मीटिंग बाद जैसे हम देखते हैं कि इसी टाइम के आसपास कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और जिसके चलते ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कई सारे जो उस साइड के लोग थे वो उधर चले गए कि वहां पे भी एक संविधान बनाने की जरूरत है। अब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, इसमें 299 मेंबर्स थे, करीब करीब 300 लोग। और ये संविधान, ये इस असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में।
और ये एग्जिस्टेंस में आया ऑन इफेक्ट 26 जनवरी 1950, और इसी को रिमार्क करते हुए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या, कि राजशाही नहीं है, कि राजा महाराजा का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोग चुनाव में वोट दे के फैसला करते हैं राज कौन करेगा, तो इसे कहते हैं रिपब्लिक। अच्छा, अब जैसे एक डिस्कशन का टॉपिक आता है कि हम क्यों ऐसा संविधान जो कि ऐसी असेंबली ने बनाया था जो कि 6 दशक पहले, करीब 60 साल 70 साल पहले, और ये इस बुक में 6 डेकेड्स लिखा, तो और हो गया 7 डेकेड्स हो गया, तो इतने टाइम पहले जो लोग ने संविधान बनाया, हम उनका संविधान हम आज तक क्यों मान रहे हैं? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो संविधान है ये किसी एक मेंबर का या कुछ मेंबर्स का व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कंसेंसस का मतलब होता है एक सहमति। तो जितने भी लोग, इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है, नो डाउट ये बात सच है कि जब उस टाइम पे बहुत लिमिटेड वोटिंग था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, लेकिन स्टिल अच्छी खासी संख्या में लोग वोट देते थे। तो जो लोग चुन के आते थे वो जनमानस से ही चुन के आ रहे हैं। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता तब भी मोर और लेस रिजल्ट वही रहता। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट्स होते थे वो दिखाई दे जाता था किसकी कितनी ताकत है, कौन कितना बड़ा नेता है, वो मूवमेंट में दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग थे ये ग्राउंड लेवल से उभर के आए थे। ये जितने भी नेता थे, ऐसा नहीं था किसी राजा के बेटे हैं या किसी बड़े आदमी के बेटे हैं, सिफारिश लगवा के आ गए, ऐसा वैसा नहीं। ग्राउंड लेवल पे जब इन्होंने काम किया है तो सबके सब वैसे टाइप के नेता थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब जैसे 1931 में इन्होंने बोल दिया था कि हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं, ऐसे देश की हम परिकल्पना करते हैं कि जहां पे सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको वोट देने का अधिकार मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर लोग पसंद नहीं करते तो दोबारा इनको इतना वोट नहीं मिलता, क्योंकि पार्टियां तो और भी थी, दूसरी पार्टियों को वोट ज्यादा मिल जाता, लेकिन बार बार इनको मैक्सिमम वोट मिल रहा है। और गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, इनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं हो रही थी। नो डाउट ये बात सच है, अपोनेंट्स बढ़ गए इनके। इन्होंने जैसे ये बात बोली कि इन लोगों ने कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, तो इनके दुश्मन कई सारे बन गए। ऐसे लोग जो ये चाहते थे कि अनटचेबिलिटी कभी खत्म ना हो, ये गैर बराबरी जो है ये हमेशा चलती रहे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ये मानना था कि हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये कास्ट सिस्टम है, और जो शास्त्रों में लिखा है समाज वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो अनिष्ट हो जाएगा, ये गलत है, ये समाज का तरीका नहीं है, ये पाप है, और ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग आए जो कि ओपोनेंट्स बने गांधी, नेहरू, इन सब लोगों के, जो बाद में हम देखते भी हैं। गांधी को जो गोली मारी गई, ये इन्हीं ओपोनेंट्स में से लोग थे। तो खैर, अंबेडकर साहब, इनके अध्यक्षता में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे 12 मॉड्यूल्स में मतलब पब्लिश किया गया। ऐसे 12 मोटे मोटे पूरे मॉड्यूल्स हैं ये। और जितना भी डिस्कशन हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ किसी एक के चलते हुआ, ये डिस्कशंस हुए, बहुत बार अमेंडमेंट्स हुए, हजारों बार चेंजेस हुए कि नहीं ऐसा ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और बहुत वाइड डिस्कशंस हुए। और कांग्रेस में भी हर तरह के लोग थे, और सिर्फ कांग्रेस, ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस को सारे वोट मिल रहे हैं तो कोई और पार्टीज नहीं है, और पार्टी के भी लोग थे, कम थे संख्या में लेकिन थे। ठीक है, तो सबकी बात सुनी गई, मानी गई, डिस्कशंस हुआ, और तब जाके संविधान बनाया गया है। कि करीब करीब 3 साल ऑलमोस्ट लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से बनने में। और अगर देखा जाए 3 इयर्स में 114 दिन प्रॉपर डिस्कशंस हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक सब
और एक और जैसे पॉइंट इसमें है कि अभी तक संविधान बने हुए और ये सब चीजें होते हुए इतना साल हो गया है और अभी तक कोई बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं आया है जिसने संविधान में किसी बात का अपोज किया हो कि ये गलत है, ये गड़बड़ है, और बहुत प्रोटेस्ट या अपोजिशन संविधान के किसी भी चीज को लेकर हुआ है। तो ये कंसेंसस आज तक जारी है और इसी वजह से संविधान में अब जो जरूरतें हैं उसकी जगह छोड़ी गई संविधान में कि आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और करते रह सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो आपको चीजें कुछ ना कुछ इसमें जोड़नी घटानी पड़ेंगी। लेकिन संविधान बनाया ऐसे गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप नहीं चेंज कर सकते और वो चीजें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, वो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं। अब जैसे कि जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं आने चाहिए, वो तो बेसिक प्रिंसिपल है, वो नहीं बदल सकता है, क्योंकि इसको आप चाहो कि नहीं हमारा समाज बदल गया है तो अब इसको भी बदलने की जरूरत है, तो ऑप्शन क्या है? जजेस जुडिशरी के कंट्रोल में रहें कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहें? तो जजेस अगर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाएंगे मतलब आप जुडिशरी तोड़ दे रहे हो, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत नहीं हो, हिंदुस्तान के सेंस में बता रहा हूं, तो यानी कि आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, तभी आपको नहीं पसंद आ रहा है। वरना अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हो कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको गड़बड़ लगे। 70 सालों में कोई संविधान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई बड़ा नहीं आया है उठ के खड़े होकर। वैसे कई सारे लोग हैं जिन्हें संविधान नहीं पसंद, और इन्हें तब भी नहीं पसंद था जब संविधान बनने की शुरुआत हुई थी। जब जैसे गांधी ने ये अंबेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट किया और इधर अनटचेबिलिटी वाली बात उठाई कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज खत्म हो जाएगा अगर हमने छुआछूत को नहीं खत्म किया, अगर हमने दलितों को भी बराबरी का अधिकार नहीं दिया तो ये पूरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही गांधी ने ये बात बोलना शुरू किया, वैसे ही अचानक से गांधी के अपोनेंट्स आ गए। इससे पहले गांधी के अपोनेंट्स नहीं थे, इससे पहले गांधी के बस ये थे जलन करने वाले लोग, कि बस जलते थे, कंपटीशन और जलन थी कि यार ये बहुत राइज करते जा रहा है, अरे यार इसकी ताकत बहुत हो रही है, सिर्फ जलने वाले लोग थे। जब ये गांधी ने दलितों का केस उठाया, वैसे ही गांधी से नफरत करने वाले लोग आ गए कि, और इनफैक्ट ऐसे उन लोगों ने गांधी ने, अब ये तो देश ऐसा बनाते जिसमें दलितों को भी अधिकार होता, तो उन लोगों को उस टाइम पे भी पसंद नहीं था और गांधी पे कई बार अटैक्स हुए, गांधी को बहुत अपोजिशन हुआ और वहां से शुरू हो गया था। इसके बाद गांधी पे एक और लांछन लगता है कि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया ऐसे आदमी को जिसने करके दिखा दिया, जिसने संविधान बनाने का और कानून मंत्री बना दिया अम्बेडकर को। एक दलित को आपने कानून मंत्री बना दिया और उस दलित ने क्या क्या संविधान में लिख दिया कि सबको बराबरी का अधिकार है, ऐसा ऐसा। अभी तक आप उनकी जात को आप गाली बना के उन्हें देते थे, और अब अगर आप उनकी जात को गाली बना के दोगे तो अब वो सीधा पुलिस में कंप्लेन कर सकता है और क्या पता आप पे सजा हो जाए। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान आप चाहते हो? तो बहुत लोग नहीं चाहते थे, तो बहुत लोग को नहीं पसंद थे गांधी, नेहरू, अंबेडकर, बोस, ये लोग, कई लोग को नहीं पसंद थे क्योंकि ये ऐसा देश बना रहे हैं जो कि जहां पे हमारा धर्म खतरे में पड़ जा रहा है। और धर्म खतरे में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे वो कास्ट सिस्टम खत्म हो रही है, तो ये तो हमारे धर्म का बेस। जैसे एक सवाल है कि गवर्नमेंट चाहे तो नया संविधान ला सकती है, तो नया संविधान गवर्नमेंट नहीं ला सकती है, संविधान में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट्स कर सकती है। नया संविधान लाने की पावर गवर्नमेंट को नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर करने पे आ जाओ आप कि नहीं हमें तो करना ही करना है, तो करने को तो कर सकती है कि सबको जो भी बोले उठा के उसे जेल डाल दो। 2-4 जज जब जेल चले जाएंगे, 2-4 ये एक्टर, पॉलिटिशियन, खिलाड़ी, 10-12 जर्नलिस्ट, 20-25 नेता, जब सबको मिला के जेल डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा जेल में, और सारा हिंदुस्तान शांत पड़ जाएगा, तो आप चाहे जो कर सकते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। और ये 12-15 मैंने कम बोला, क्या पता 50 मारने पड़े आपको। जब इतनी दहशत आप बैठा दोगे लोगों के मन में कि आप बोलो आप मार दिए जाओगे,
जब इतनी दहशत फैला दोगे तब जाके आप संविधान बदल पाओगे कि हम आज से ये नया संविधान हटाते हैं और नया संविधान आता है कि अब लाइन लग जाएगा कि दलित्स नॉट अलाउड, दिस नॉट अलाउड, और जब उनका बिजनेसेस छीने जाने लगेंगे। क्योंकि अगर आप उस सेंस में देखें कि शास्त्रों के सेंस में, तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि दलितों को जमीन रखी, उस टाइम पे दलितों के पास थोड़ी बहुत जमीनें थी, सब छीन ली गई, प्रॉपर्टीज जो थोड़ी बहुत थी सब छीन ली गई। तो इतना सब कुछ हुआ है इतिहास में, तो ये दोबारा से होगा। तो दोबारा हो पाए तो इसके लिए आपको बहुत लोगों को मारना पड़ेगा, बहुत लोगों को। तो इस वजह से कहा जाता है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ऐसा इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो आज ये सिस्टम ऐसा बन चुका है कि इतने % दलित हैं जो सांसद होने चाहिए। तो अगर सरकार कोई ऐसा नया संविधान लाएगी तो वो जरूर बैकआउट कर देंगे, और वो एक दिन में वो समर्थन सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा कि इतने सब सांसदों ने अपनी वो हटा लिया है अपना समर्थन, और सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर गई तो हो गया। तो संविधान के रूट्स बहुत मतलब कह लीजिए स्ट्रांग हैं हमारे देश में, और हम इस समाज में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब आप चाहें कि नहीं हम वो वाला टाइम दोबारा से ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। अब या तो फिर आप तालिबान बन जाओ कि अब आप जैसे कर दो कि नहीं कोई लड़की शाम के 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो मार दिया जाएगा। अब जब आप तालिबान बन जाओ तभी ये पॉसिबल है, वरना आज की दुनिया पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना हम आगे बढ़ चुके हैं कि अब आप कहो कि नहीं लड़कियां शाम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, पॉसिबल नहीं है। और आज के टाइम पे अगर आप कह दो कि दलित्स नॉट अलाउड, तो नहीं पॉसिबल है। आप वैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, चाहे जितना डिस्क्रिमिनेशन करो कि हम आपको घर नहीं देंगे, अरे नहीं आपकी, लेकिन वैसा आप पब्लिकली डिक्लेयर्ड फॉर्म में ऑफिशियली नहीं कर सकते। अब वो जमाने गए। और एक और चीज, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई वो अंग्रेजों से इतना लड़ लिए, तो यहाँ पे अब कोई आएगा तो फिर वो उखाड़े नहीं फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ये देखते हैं। तो संविधान जब लाया गया तो सबके अपने अलग अलग विचार थे। तो जैसे हम 3 खास तौर पे विचारों को देखते हैं। एक तरफ गांधी की बात करते हैं, तो गांधी का ये कहना था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country. गांधी का ये कहना था कि मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूं जहां गरीब से गरीब आदमी भी ये उसको महसूस हो कि ये मेरा देश है, कि मुझे कुछ होगा तो सरकार है मेरे पीछे, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए, किसी भी सेंस में उसको लगे कि हाँ मेरा देश है। ऐसा ना लगे कि मैं बस मतलब बोझ हूं किसी पे जैसे। इन दोज मेकिंग दे हैव देयर इफेक्टिव वॉइस, सबके पास मतलब आवाज हो अपनी बात रखने का। एन इंडिया वेयर देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास, कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो, जहां पे सारे कम्युनिटीज, ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, सब शांति से सुकून से इज्जत में रहें। और ऐसा हिंदुस्तानी चाहते हैं कि वहां पे देयर शैल बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। कोई शराब ना पी जाए, कोई ड्रग्स ना ले, कोई अनटचेबिलिटी ना हो, औरतों को भी बराबर अधिकार हो, आदमियों के बराबर अधिकार, और इससे कम में आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, इससे कम में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो ये गांधी का विचार था कि सबसे मतलब ये कह लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आवाज उसकी है जो कि कतार में सबसे पीछे खड़ा है। ये गांधी की कहावत है।
कि सबसे जरूरी आवाज हमें वो सुननी है जो सबसे पीछे खड़ा है, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है। और यहां से आपको ये भी चीज है कि देश का मीडिया कैसा काम करे, तो हमारे देश का मीडिया ऐसा काम करे कि वो बेआवाज को, जिसकी कोई आवाज नहीं सुन रहा, जिसकी कोई शिकायत नहीं सुन रहा, उसकी आवाज को आवाज दे। वो ऐसा मीडिया हो, ऐसे नेता हो जो कि काम करें। ये सब पूरा विचार थे गांधी के। अब दूसरी तरफ ये अंबेडकर साहब का है। अब यहां अंबेडकर साहब के सेंस में, ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions. लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस किस सेंस में? हम विरोधाभास के समाज में जा रहे हैं। और विरोधाभास का समाज किस सेंस में कह रहे हैं? इन पॉलिटिक्स, राजनीति में वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। अब इसका क्या मतलब कि सेंस में, राजनीति के सेंस में तो इनको इक्वालिटी मिल गई कि राजनीतिक तौर पे अब सब बराबर हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि दलित्स नॉट अलाउड, कहीं नहीं कहा जाएगा। अपॉर्चुनिटी भी उनको खोल दिया गया है कि हाँ, अब किसी स्कूल में मना नहीं किया जाएगा कि दलितों को हम नहीं पढ़ाएंगे, नौकरी देने से मना नहीं किया जाएगा कि दलितों को हम नौकरी नहीं देंगे, कि दलित हमारे ऑफिस में घुस जाएगा, हमारा ऑफिस अछूत हो जाएगा। ये सब बातें नहीं कही जाएंगी। तो और इसके बाद वोट देने का अधिकार मिल गया है। तो पॉलिटिकली हम बराबर हो गए हैं, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हम आज भी इनइक्वल हैं। सोशल लाइफ में जैसे लाइफ में अब समाज तो आज भी उनको निचले तौर पे देखेगा। आज भी जिन लोग पे जमीनें नहीं हैं, जो लोग बिल्कुल ही गरीब तबके से हैं, जिन पे पढ़ाई का पैसा भी नहीं है, तो वो तो उनको क्या फर्क क्या पड़ गया उनको एक्चुअल रियल लाइफ में? वो वोट दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन इसके अलावा क्या फर्क पड़ा? वोट दे दिया, लेकिन वो ये कल्पना करेगी कि सरकार उनके लिए काम करेगी, लेकिन फिर भी इन इटसेल्फ एक्चुअली उनकी लाइफ में सोशल इक्वालिटी अभी भी नहीं आ पा रही है। इसको आने में बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक लाइफ, जिसके पास जमीन नहीं है उसकी जिंदगी तभी बेहतर हो पाएगी जब उसे जमीन का टुकड़ा मिल जाता है, कि वो जो उगेगा वो उसका है। तो ये भी अभी नहीं हो पाया है। इनसे कहा गया कि आगे किया जाएगा। नेहरू कहते थे कि हम ये जमींदारी एक्ट लाएंगे और ऐसा वैसा जमीनें जमींदारों से लेके इनको देंगे, लेकिन एक्चुअली कितना कर पाएंगे? नहीं करेंगे, आज भी नहीं होती हैं। तो ये भी एक बात है कि आप शादी के सेंस में भी, जहां परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पे कह लीजिए जब अलग अलग कास्ट में शादी होती है तो कहीं एक थोड़ा सा स्टेबल समाज बनने की तरफ आप काम करते हैं कि जो फैमिली मान लीजिए कमजोर है, उसकी शादी अगर एक थोड़े ऊंचे परिवार में हो गई, पैसे वाले परिवार में हो गई, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशन बनने लग जाते हैं। और वो जो निचले वर्ग पे है, कहीं ना कहीं जान पहचान कुछ अच्छा, वो इनके यहाँ चले गए पढ़ने लिखने, वो अपलिफ्टमेंट होता है कि इनके घर से कोई चला गया, यहाँ पे आके पढ़ने लग गया, चाहे कुछ करने लग गया, यहाँ कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है, इनका बिजनेस सेटअप हो रहा है, चलो घर के लोग हो जाएं, भरोसेमंद लोग होंगे, चलो यार इनके यहाँ से बुला लो। तो एक भी बंदा अगर सेट हो जाता है किसी घर में, वो पूरे घर को अपलिफ्ट करता है। ठीक है, एक बंदा भी अगर सोर्स ऑफ इनकम आ गया, वो सोर्स ऑफ इनकम शायद उसका उतना ही रह जाए, लेकिन उसके बच्चों को पढ़ा के डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। ये भी नहीं हो रहा था यहाँ, और होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज इस सेंस में कहा गया है कि राजनीतिक तौर पे तो हमें इक्वालिटी मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पे अभी भी इनइक्वालिटी ही है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। राजनीति में एक आदमी का एक वोट एक वैल्यू, ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर दिस इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, कि हर आदमी की कीमत बराबर है। इस चीज को हम सामाजिक तौर पे डिनाई करते हैं। और हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, हम कब तक ये जिंदगी जिएंगे, विरोधाभास वाली जिंदगी?
हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन, कब तक हमें ये इक्वालिटी डिनाई करी जाएगी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। और लास्ट में कहते हैं कि इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। अगर इस पूरे दलित वर्ग का पॉपुलेशन बहुत है, इनफैक्ट अगर आप हिंदू समाज की बात करें तो ये मेजॉरिटी में है, 50% से भी ज्यादा लोग दलित में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिन पे गरीब वर्ग कहीं ज्यादा है। तो कहा गया है कि अगर इनको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ या अपलिफ्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ाया गया तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी खतरे में आ जाएगी। कि एक टाइम ऐसा जरूर ये खतरा इनको दिखाई दे रहा है कि एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि इनसे ये वोट देने का अधिकार फिर से ना छीन लिया जाए। कि पहले यही होता था कि गरीब लोग इतने समझदार नहीं है कि ये फैसला कर पाए वोट किसे देना, ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये इतने जानकार नहीं हैं, और ये इतने जानकार हो भी नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ ऐसी है, दिन भर सुबह से शाम तक रात तक काम करना है और उसके बाद फिर खा पी के सो जाना। इनको इनकी लाइफ भी ऐसी कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें कही गई हैं। अब नेहरू क्या कहते हैं इस बारे में? तो लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी and now the time comes we shall redeem our pledge not wholly but or in full sense but very substantially। कि लंबा सा है, शॉर्ट में जैसे बताऊं कि बहुत साल पहले हमने अपनी तकदीर से एक मतलब कह लीजिए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हमने एक समझौता करने की कोशिश करी थी कि हम अपने तकदीर बदलेंगे, और अब ये टाइम आ गया है कि हम इसे हकीकत में बदलें। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, रात के टाइम में जब पूरी दुनिया सोती है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। हिंदुस्तान आजादी की तरफ बढ़ेगा। और नेहरू इस बारे में अगर देखा जाए तो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चलो हम बेटरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, अब जो है सो है, हम क्या करें, लेकिन जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं। A moment comes which comes but very rarely in history। एक ऐसा लम्हा आता है जो कि बहुत कम आता है इतिहास में, जब हम कदम लेते हैं फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, पुराने से हम नए की तरफ बढ़ते हैं। जब एक इतिहास या एक उम्र खत्म होती है, एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन, एक देश की आत्मा लॉन्ग सप्रेस, जिसको बहुत टाइम से दबाया गया है, वो अपनी आवाज ढूंढ पाती है। It is fitting that at this solemn movement, इस टाइम पे we take a pledge of dedication कि हम एक प्रतिज्ञा लें कि हम इस देश की सेवा करेंगे। एंड देश का मतलब है उसके लोग, एंड इट इज द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसके बाद ये कहते हैं कि आजादी और ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है, कि आजादी आपके साथ अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। मान लीजिए आप पिंजरे में हैं, तो आपका जो मालिक है वो आपको खाना भी देगा, वो आपको पानी भी देगा, लेकिन आप आजाद नहीं हैं। अब आप पिंजरे से निकल गए, आप आजाद हैं, तो अब आप भूखे मर सकते हैं। ये आप, क्योंकि अब आप आजाद हैं तो आपके साथ जिम्मेदारी भी आती है, अब आप करिए। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली, अ सॉवरेन बॉडी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। और बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, हिंदुस्तान के ये आजादी मिलने से पहले हमने बहुत सारे दुख दर्द तकलीफें झेली हैं, हमारे दिल भरे हुए हैं विद द मेमोरी ऑफ द सॉरो, उन दुख दर्द तकलीफों से, और कुछ दर्द अभी तक चल रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि नेवरदलेस, कोई बात नहीं, पास्ट खत्म हो चुका है और अब भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं। The future is not one of the ease, जो भविष्य आने वाला है बहुत आसान नहीं होगा। और resting but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have, कि हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा कि हम ये pledges को पूरा fulfill कर पाएं। और जब हम कहते हैं सर्विस ऑफ इंडिया, तो सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब होता है द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। इट मीन्स द एंडिंग, इसका मतलब है कि हम खात्मा करें गरीबी का, अज्ञानता का, रोगों का, इनइक्वालिटी का। और द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप आउट एवरी टीयर। जो दुनिया के जो सबसे महान लोग हैं, उन लोग का एम्बिशन ये है कि
हर आंख से जो भी आंसू आ रहा है, हर आंसू को हमें पूछना है। दैट मे बी बियॉन्ड अस, क्या पता हम ये काम ना कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत भारी काम है, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग्स, जब तक दुख दर्द तकलीफें हैं, सो लॉन्ग अवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। सारे चैलेंजेस जानते हैं ये, लेकिन बस ये और कर क्या सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, जो आपके हाथ में आप करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।